Hello everyone, welcome to AduTab. So today we'll be discussing the topic rights of a banker. ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिस्कस होगी. एक वीडियो आएगी मंडे को एंड सेकेंड विल बी ऑन थर्सडे. तो ये हमारा जैफरी ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटिव है जिसमें हम हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स के टॉपिक्स लेके आते हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं. सो विद इन 15-20 मिनट्स आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है. तो अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ अ बैंकर की. एक बैंकर के पास बैंक के पास क्या राइट्स हैं? राइट्स ऑफ लियन, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू क्लोज द अकाउंट, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. आज हम बात करेंगे राइट ऑफ सेट ऑफ की एंड राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन. तो सबसे पहले राइट टू सेट ऑफ की बात करते हैं जो कि एक बैंक का राइट है. मान लीजिए एक कस्टमर है, इस कस्टमर का नाम है अमन. अमन कुमार इसका नाम है और अमन कुमार ने एसबीआई में एक अपना अकाउंट खोला हुआ है जिसमें उसके पास इस टाइम पे 20,000 रुपए बैलेंस है. तो जब एक कस्टमर बैंक में पैसा जमा करवा रहा है तो कस्टमर क्या बन गया? क्रेडिटर. और बैंक क्या बन गया? डेटर. हक किसका है पैसों पे? अमन का. दूसरी सिचुएशन में अमन ने एसबीआई से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है. ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन है जो बैंक दे रहा है. तो इस केस में अमन क्या बन जाता है? डेटर. और एसबीआई क्या बन जाता है? क्रेडिटर. ठीक है. तो अब इस केस में ओवरड्राफ्ट की ड्यू डेट है पेमेंट की, लेकिन अमन ने पे नहीं किया. एसबीआई इसको नोटिस भेजेगा, लेकिन अगर नोटिस भेजने के बाद भी अमन पेमेंट नहीं करता है तो एसबीआई के पास राइट है कि वो ये 20,000 रुपए में से अपने 10,000 रुपए डिडक्ट करेगा और ओवरड्राफ्ट की पेमेंट पूरी कर लेगा. तो एसबीआई ने किया क्या? दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर लिया. तो राइट ऑफ सेट ऑफ को कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है. तो यहाँ पे एसबीआई पहले नोटिस भेजेगा, लेकिन नोटिस भेजने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं आता है तो वो यहाँ पे इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके पेमेंट अपनी पूरी कर लेगा. ठीक है. तो ये आपका राइट टू सेट ऑफ है. ये राइट है एक स्टैट्यूटरी राइट. इसे कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है. एक स्टैट्यूटरी राइट है बैंक का. और उसके बाद यहाँ पे रीजनेबल नोटिस कस्टमर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना नोटिस के कस्टमर को दिए बैंक पैसा नहीं काट सकता है. ठीक है. इसमें यह भी बैंक को ध्यान रखना है कि राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करने से पहले वो ये देख ले कि अकाउंट खोलते समय कहीं कस्टमर ने ये तो नहीं अग्रीमेंट में लिखा था कि राइट टू सेट ऑफ से ये वाला अकाउंट एक्सक्लूड होगा. इसे भी चेक करना है. और सारी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी माना जाता है. तो पिछले इस एग्जाम्पल में अगर ये डिपॉजिट अकाउंट आपका करोल बाग वाली ब्रांच में होता, दिल्ली की करोल बाग वाली ब्रांच में होता, ओवरड्राफ्ट होता आपका द्वारका वाली ब्रांच में, तो फिर ये मैटर नहीं करता है क्योंकि है तो दोनों एसबीआई का ही पार्ट है ना. चाहे ब्रांच एक करोल बाग में है, एक द्वारका में, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में, मैटर नहीं करता है. ठीक है. इन्हें कंबाइन किया जा सकता है, बैंक को एक एंटिटी ही माना जाएगा. लेकिन वो डेट कंटिंजेंट डेट नहीं होना चाहिए कि वो पैसा ड्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है. पैसा ड्यू होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट भी ड्यू होना चाहिए. पता है बैंकों के 10,000 रुपए ड्यू हैं और ड्यू डेट होने के बाद नोटिस भेजने के बाद ही राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि सितंबर में ड्यू है और आप अगस्त में राइट टू सेट ऑफ अपनी मर्जी से अप्लाई कर लो. उसको ड्यू होने दीजिए एज अ बैंकर. ठीक है. उसके बाद कस्टमर के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है. ये राइट किसके पास अवेलेबल है? बैंक के पास ही अवेलेबल है. ओके. उसके बाद अगर ये डिपॉजिट एफडी की फॉर्म में है, यहाँ पे ये 20,000 का डिपॉजिट एफडी की फॉर्म में होता है और एफडी मैच्योर हो रही है दिसंबर 2023 में, तो बैंक को राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई करने के लिए एफडी के मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा. मैच्योर होने के बाद ही वो राइट टू सेट ऑफ अप्लाई कर सकता है. और ये जो आपका राइट ऑफ सेट ऑफ है, ये गार्निशी ऑर्डर से पहले अप्लाई कर सकता है एक बैंक. ठीक है. गार्निश ऑर्डर की वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं. अब मैंने आपको बताया कि नोटिस देना जरूरी है कस्टमर को, लेकिन कुछ केसेस में नोटिस देना जरूरी नहीं होता है. अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाए तो फिर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपना राइट टू सेट ऑफ अप्लाई कर लो. अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर आपका कस्टमर एक कंपनी है, उसकी वाइंडिंग अप होने वाली है, वाइंडिंग अप हो रही है, तब भी आप राइट टू सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हो अगर आपको गार्निशी ऑर्डर मिला है. गार्निशी ऑर्डर में क्या है? ए ने बी से पैसे उधार लिए, अब बी कहता मेरे पैसे वापस करो, ए कहता मेरे पास नहीं है. बी चला गया कोर्ट के पास कि ये मेरे पैसे नहीं वापस कर रहा. कोर्ट ए के बैंक को ऑर्डर करेगा, मान लो एसबीआई है, कि तुम ए को अब कोई पेमेंट नहीं करने दोगे, कोई कुछ नहीं, जो भी इसका पैसा पड़ा है उसको यूज करके बी का उधार चुकाया जाएगा.
ठीक है। तो अब ये गार्निश ऑर्डर मान लो एसबीआई के पास आ गया, तो एसबीआई बी को पैसे देने से पहले अपना राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करेगा। पहले राइट टू सेट ऑफ होगा, बाद में गार्निश ऑर्डर। तो यहाँ पे जब वो राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करेगा गार्निश ऑर्डर मिलने पे, तो उसे फिर ए को कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर बैंक को पता लगता है कि जो ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ये जो 20,000 अमन के अकाउंट में पड़ा है, वो पहले ही किसी और को वो असाइन कर चुका है, उस केस में भी पहले राइट टू सेट ऑफ अप्लाई हो सकता है। ठीक है। अगर बैंक को नोटिस मिले कि नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मोर्टगेज ओवर द सिक्योरिटी चार्जेस टू द बैंक, तो इस केस के अंदर अगर मोर्टगेज वाला सीन है तो भी फिर राइट टू सेट ऑफ हमेशा सबसे पहले अप्लाई होता है, बाकी सब कुछ बाद में। ये नहीं कि ये बैलेंस तो मैंने कहीं और गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले में मैंने लोन लिया हुआ है, तो नहीं, बैंक बोलेगा पहले मेरा पैसा पूरा होना चाहिए, उसके बाद राइट टू सेट ऑफ अप्लाई होगा। अब अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। मान लो डिपॉजिट किसके नाम पे है, ए के नाम पे, और लोन ए ने लिया है, या फिर ए ने कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू किया हुआ है, वो प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है। उस केस में भी चाहे लोन प्रोप्राइटरशिप के नाम पे हो, उस दुकान के नाम पे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर जो है, तो भी ए के नाम पे जो डिपॉजिट है उस पे राइट टू सेट ऑफ अप्लाई हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है, लोन किसने लिया है, ए एंड बी ने मिलके लिया है। ठीक है। और डिपॉजिट अकाउंट किसके नाम पे है, सिर्फ ए के नाम पे, तो भी राइट टू सेट ऑफ अप्लाई होगा। ठीक है। फिर तीसरी सिचुएशन है, लोन किसने लिया है, एबीसी नाम के पार्टनरशिप फर्म में। हमेशा याद रखिए पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हाँ, एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो एबीसी लोन पार्टनरशिप ने लोन लिया है, तो सिर्फ ए के नाम पे भी डिपॉजिट है, तो उसका पर्सनल पैसा यूज करके भी पार्टनरशिप फर्म का लोन चुकाया जा सकता है, राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। अब मान लीजिए डिपॉजिट ए और बी के नाम पे है, लोन सिर्फ ए के नाम पे है या ए के प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या था, लोन ए एंड बी ने लिया है, तो ए के अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर लोन सिर्फ ए ने लिया है और ए और बी का जॉइंट अकाउंट है, तो पैसा नहीं निकाला जा सकता। फिर दूसरी सिचुएशन है, डिपॉजिट किसके नाम पे है, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, और लोन ए ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है। उस केस में फिर पैसा नहीं निकाला जा सकता। देखो पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है तो ए का डिपॉजिट अकाउंट यूज होगा, लेकिन अगर ए ने लोन लिया है तो फिर उसके पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें वो पार्टनर है, उसका डिपॉजिट यूज नहीं किया जा सकता राइट टू सेट ऑफ के लिए। अब मान लो ये कंपनी है रिलायंस, रिलायंस के नाम पे पैसा जमा है और उस कंपनी के किसी डायरेक्टर ने लोन लिया है, तो क्या कंपनी के अकाउंट्स यूज किए जा सकते हैं कंपनी के डिपॉजिट सेट ऑफ के लिए? नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो कंपनी का पैसा है, डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया है। ठीक है। फिर एक सिचुएशन है, डिपॉजिटेड ट्रस्ट के नाम पे, और ट्रस्टी जो है ए ट्रस्टी है, तो क्या ट्रस्टी के लोन को चुकाने के लिए इस डिपॉजिट को यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये मल्टीपल सिचुएशंस है, इन्हें आपने याद रखना है। आखिरी है, मान लीजिए लोन ए ने लिया, जब लोन लिया था ए ने, तो बी को एज गारंटर यूज किया था, तो ऑब्वियसली बी ने गारंटी दी है, तो बी का जो डिपॉजिट है उसे यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो अब हम राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन देखते हैं। एक बैंक अगर हमारे डिपॉजिट्स रख रहा है, ठीक है, तो वो हमें इंटरेस्ट देता है। अगर हम बैंक की कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, तो बैंक के पास राइट है कि वो चार्ज करे, हमसे कमीशन चार्ज करे। बैंक हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हक है हमसे पैसे चार्ज करने का। अगर हम उनसे लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक के पास राइट है कि हम पे इंटरेस्ट चार्ज करे। तो हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो वहां पे बैंक बताता है कि इतने चार्जेस होंगे, इतना कमीशन, इतना इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन है कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, तो जो भी रीजनेबल मार्केट पे चार्जेस अवेलेबल है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्ज किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। डैश इज द राइट ऑफ अ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट अ डेट ओइंग टू हिम बाय अ क्रेडिटर व्हेन पेइंग अ डेट ड्यू फॉर हिम टू द क्रेडिटर। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो पेपर में चाहे राइट टू सेट ऑफ लिखा है, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स लिखा है, आपको
उसी पे चूज करना है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी बुक में से है, जो बेसिक आपका सोर्स है मैकमिलन का, उसमें से ही स्टेटमेंट को उठाया गया है। इट इज द राइट ऑफ अ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट अ डेट ओइंग टू हिम। ये वही बात हो जाती है, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम है अमन, ठीक है। अमन से मैंने 500 रुपए लेने थे, ठीक है, अमन से मैंने 500 रुपए लेने थे। और दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने अमन से 300 रुपए उधार ले लिए, तो ऑब्वियसली फिर कट के 200 का उधार रह जाएगा ना। तो यही सेम राइट टू सेट ऑफ होता है कि हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है अमाउंट की। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट से आंसर। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट टू सेट ऑफ विल नॉट बी एप्लीकेबल? डिपॉजिट इन द नेम ऑफ बी, द गारंटर ऑफ एज लोन, एंड लोन इन द नेम ऑफ ए के नाम पे लोन है तो गारंटर के अकाउंट को तो यूज किया जाएगा ही, तो यहाँ पे तो राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल है। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ टाटा लिमिटेड एंड लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट किसके नाम पे है? टाटा लिमिटेड के नाम पे है। लोन किसके नाम पे है? डायरेक्टर के नाम पे है। तो यहाँ पे राइट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर का पर्सनल लोन है ना, टाटा के नाम पे है। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर अ गवर्नमेंट स्कीम एंड लोन इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है गवर्नमेंट ने क्यों किया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के लिए किया है, चाहे लोन है डिपॉजिटर के नाम पे, यहाँ पे भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं होगा। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ पार्टनर एंड लोन इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लोन है तो पार्टनर का पैसा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, इसका वैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट तो 1 and 2, 2 and 3 होना चाहिए, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये दोनों ऑप्शंस ही हैं इसके अंदर जिसमें राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग राइट टू सेट ऑफ? इनकरेक्ट देखना है। इट इज एप्लीकेबल ऑन अ कंटिंजेंट डेट, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता वाली सिचुएशन में नहीं होगा, डेट ड्यू होनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। द अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड इज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड, किए जा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल में कोई फर्क नहीं होता है जहां तक लॉ की बात है, तो इसमें एप्लीकेबल होगा। ऑल द बैंक ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज, नो, ऑल बैंक ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी फॉर द राइट टू सेट ऑफ, ये भी गलत है। तो 1 and 3 आपका इसमें सही आंसर है। आखिरी आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट टू सेट ऑफ कैन बी अप्लाइड विदाउट नोटिस टू द कस्टमर? कस्टमर को नोटिस दिए बिना ये राइट अप्लाई होता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। तो इसमें आपको बताना है कौन सी सिचुएशन में बिना नोटिस के ये हो सकता है, या फिर सारी सिचुएशन में हो सकता है। ओके, सो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।